राजा चंदूमल एक नंबर के आलसी थे। उनके आलसीपन से रानी ही नहीं, पूरा दरबार, पूरी प्रजा परेशान थी। रोज सवेरे उन्हें उठाना जो पड़ता था। उठिए महाराज, उठिए, सवेरा हो गया है। इतनी जल्दी सवेरा हो गया? अरे अभी अभी तो लेटा था। दरबार का समय हो रहा है महाराज। क्या आज दरबार जाना जरूरी है? नहीं जाएंगे तो फरियादियों का क्या होगा? फरियादी? क्या आज भी फरियाद सुनना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। वे आलस्य से चलते हुए दरबार में पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। क्या कहा? महाराज की जय हो। हो जाएगी यार, इतनी जल्दी क्या है? अरे सुनाओ भाई, आज क्या नई फरियाद है? महाराज, मैं तो सोच रहा हूँ आज की फरियाद कल पर छोड़ देते हैं। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खजांची। जी महाराज। इसने मेरे मन की बात कही है। इसकी दोनों मुट्ठियां अशर्फियों से भर दी जाएं। कल भर देंगे महाराज, इतनी जल्दी क्या है? अरे तुमने भी हमारे मुंह की बात छीन ली। खजांची, इनकी चारों मुट्ठियां अशर्फियों से भर दी जाएं। किंतु महाराज, इनके पास तो 2 ही मुट्ठियां हैं। अरे तो इतनी जल्दी क्या है? 2 खाली होने के बाद भर देना। तो आज का दरबार यहीं बर्खास्त किया जाता है। किंतु महाराज, हमारी फरियाद? फरियाद कहाँ भागी जा रही है? तुम्हारे मन में ही है ना। कल सुन लेंगे। तखलिया, हमें थोड़ी नींद आ रही है। तो शयन कक्ष में चले महाराज। अरे अब शयन कक्ष तक कौन जाएगा? यही थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। हे भगवान, इनकी आलसीपन की भी हद है। फिर सो गए। क्या बताऊं महारानी, दरबार में जो भी आलसीपना की बात करता है उसकी मुट्ठियां अशर्फियों से भर देते हैं। अगर ऐसे ही 10-20 और आलसी दरबार में आ गए तो। सुनकर रानी टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले वो राजा को सोते से उठाने जाती है तो कहती है, महाराज, मैं सोच रही हूँ, आप तो राजा हैं, आपका चल जाता है। आपके दरबार के आलसियों से भी खुश होकर आप उनकी मुट्ठी अशर्फियों से भर देते हैं। पर बेचारी प्रजा में जो आपके जैसे आलसी हैं, उनका क्या? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने सोचा है महाराज, अगर आप वो कर दो तो प्रजा के सारे आलसियों का भला हो जाए। जल्दी कहो, क्या सोचा है? मैंने सोचा है राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाए और प्रजा में ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी आलसी हैं वे उस आश्रम में आकर रह सकते हैं। इससे सारे आलसियों में आपका गुणगान भी होगा और उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी। और राजा के कहने पर राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाता है। उनके ऐलान करते ही रातों रात पूरा आश्रम आलसियों से भर जाता है। तभी राजा अपनी रानी और सेनापति के साथ आश्रम का चक्कर लगाने आते हैं। वाह, तो ये है आलसियों का आश्रम और ये है मेरे प्यारे आलसी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। अब महाराज काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रानी राजा से कहती है, महाराज, आलसियों का आश्रम तो आपने बनवा दिया, हमारा शयन कक्ष भी बनवा दो। पर्दे पुराने हो गए हैं, नया लगवा दो। दीवारों का रंग भी उखड़ गया है, नई रंगाई करवा दो। जरूर महारानी, जरूर। ये कोई बड़ी बात है? अरे सेनापति से कह देती, अब तक वे करवा देते। सेनापति से कई बार कह चुकी हूँ, आज तक उन्होंने नहीं करवाया। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? सर कलम कर देंगे हम उनका, जो हमारी महारानी की नहीं सुनेगा। सेनापति। जी महाराज। हमारी महारानी ने कहा था शयन कक्ष के पर्दे नए बनवा दो, दीवारों का रंग उखड़ गया है, रंगाई करवा दो। ये तो तुम्हें बिना बोले करवाना चाहिए था। अगर राजा रानी का शयन कक्ष गड़बड़ है तो उसे सजाने संवारने का हुक्म बिना बोले ही दे दो, और तुमने बोलने के बाद भी नहीं किया। मैंने तो पूरी प्रजा में ऐलान कर दिया था महाराज, पर कोई मजदूर आया ही नहीं।
सारे मजदूर आलसियों के आश्रम में पड़े हैं। तो पड़ोसी राज्य के मजदूरों को बुलाओ, उन्हें मुंह मांगा पैसा दो, मगर हमारी महारानी के आदेश का पालन होना चाहिए। महाराज, पड़ोसी राज्य के मजदूर काफी पैसा मांगते हैं और अब हमारे दान कोष में इतना पैसा नहीं है। सारा धन आलसियों के आश्रम में खिलाने पिलाने और रख रखाव में खर्च हो रहा है। प्रजा में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं है कि महसूल वगैरह से घर की कमाई हो सके। क्यों? तो क्या करें? बेचारे आलसियों को तो हम आश्रम से भगा नहीं सकते। महारानी, तुम्हारे पिता हमारे ससुर तुम देश के राजा, उनके पास काफी धन, उन्हें धन भेजने का संदेश। रानी अपने पिता को संदेश भेजती है और दूसरे ही दिन उनका जवाब आ जाता है। बेटी, जुग जुग जियो, तुम्हारा संदेश मिला, पर अगर मैं इस तरह धन भेजूंगा तो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर भेजूंगा फिर खत्म हो जाएगा। बार बार धन खत्म करने से तो इस समस्या को ही खत्म कर दो। समस्या का समाधान मैं नीचे लिख रहा हूँ। समाधान मैंने पढ़ लिया है महारानी साहिबा, आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समाधान अमल में लाया जाए। हमेशा की तरह अपनी जय जयकार सुनने के लिए राजा आलसियों के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा आश्रम धूं धूं कर आग की लपटों से जल रहा है। सारे आलसी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कोई छत पर चढ़कर कूद पड़ता है, कोई खिड़की से कूद जाता है, कोई दरवाजा तोड़कर भागता है, तो कोई पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है, एक तो कुएं में कूद जाता है। तभी वे देखते हैं एक कमरे में पड़े दो आलसी आपस में बातें कर रहे हैं। अरे यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लगता है कहीं कुछ जल रहा है। देख तो यार। अबे कौन उठे यार, तू ही देख ले। अरे नहीं यार, मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा, पीठ में गर्मी लग रही है। मेरी भी पीठ में गर्मी लग रही थी, मैंने करवट ले ली, तू भी करवट ले ले भाई। हाँ, अब पीठ में गर्मी नहीं लग रही। अब पर यार, अब कंधे में गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लग रही, जब लगेगी तब देखेंगे। यार, लगता है आश्रम में आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं। अरे भागने दे, अपने कमरे में थोड़ी ना लगी है, अपने कमरे में जब लगेगी तब देखेंगे, आराम कर यार। महाराज, ये दोनों ही असली आलसी हैं, बाकी सब मुफ्तखोर थे। ऐसे मुफ्तखोरों की वजह से ही आज आप और प्रजा संकट में पड़ी है। न राजकोष में धन है, न शयन कक्ष में सजावट। कमाल है, कैसे इंसान है ये। सुनते ही राजा ऐलान करते हैं, सेनापति, आज से ये आलसियों का आश्रम बंद कीजिए, क्योंकि पूरी प्रजा में सिर्फ दो ही आलसी हैं। उन दोनों को मेरे दरबार में आराम से रहने, खाने और सोने का काम दिया जाए। इन दोनों के अलावा अब तक जितने भी लोग इस आश्रम में रहकर आलसियों के नाम पर मुफ्त में खाना खाए हैं, उन सभी को अब तक का पूरा खर्च भुगतान करने का हुक्म जारी करो, क्योंकि वे आलसी नहीं थे और भुगतान न करने पर उन्हें कारागार में डाल दिया जाए। इस ऐलान के बाद से पूरी प्रजा में 3 ही आलसी रह जाते हैं, वे दोनों और तीसरे राजा चंदूमल। इतनी मेहनत करने वालों के बीच रहकर धीरे धीरे राजा और वे दोनों आलसी भी सुधर जाते हैं और पूरी प्रजा खुशहाल हो जाती है। छतरपुर गांव के एक छोटे व्यापारी लल्लन ने अपने यहाँ गाय, बकरी, कुत्ता और गधा पाल रखा है। इन सब के बीच गधा एक नंबर का आलसी है। उसे काम करने की बजाय फालतू की बातें करना, बढ़ाई मारना और फालतू में घूमना पसंद है। वो इतना आलसी है कि सामने पड़े चारे तक भी जाना नहीं चाहता। बकरी से कहता है, बकरी बहन, जरा चारा यहाँ खिसका दो ना, अब कौन उठे। ओफो गधे भैया, आप इतने आलसी क्यों हैं? इतना आलसी है, फिर भी हम में से सबसे ज्यादा काम इसे ही करना पड़ता है। हाँ, हमारे मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरी लाद कर ले जाते हैं, गांव के नदी का पुल पार करके शहर पहुंचते हैं, नमक बेचते हैं और शाम को वापस आते हैं। अबे गधे कहीं के, अभी तक चर ही रहा है, कितना चरेगा? अब तेरे चरने के नहीं, चलने का टाइम है, चल। रात भर बारिश हुई है,
इससे पहले कि फिर बारिश हो, हमें शहर पहुंच जाना है। मालिक हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की 3-4 बोरी लादकर शहर की ओर चल देता है। वो नदी के पुल पर पहुंचते हैं। पूरी रात बारिश होने की वजह से गीले पुल को जैसे ही वो पार करना चाहते हैं, अचानक गधे का पांव फिसलता है और वो नदी में गिरता है। पानी में तड़पने लगता है, ढेंचू ढेंचू करने लगता है। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, चल घर वापस चलते हैं। गधे को इतनी जल्दी वापस आ गया देख बाकी जानवर पूछते हैं, अरे गधे भाई, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना, मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो वरना दुलत्ती मारकर दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। अरे वाह, तब तो तुम जब चाहो मालिक को धमकी देकर वापस आ सकते हो। काश ऐसा होता तो मैं रोज ही धमकी देकर वापस आ जाता। आज आप जल्दी क्यों आ गए? क्या करूं, गधा नदी में गिर गया, सारा नमक पानी में पिघल गया तो शहर जाके क्या बेचता, वापस आना पड़ा। अगर ये बात है तब तो मैं रोज ही वापस आ सकता हूँ। और दूसरे दिन मालिक फिर उसकी पीठ पर नमक की बोरी लादकर शहर जाने के लिए जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ता है, गधा सोचता है, यही मौका है, नदी में गिरने के बहाने कूद जाता हूँ। नमक पिघल जाएगा तो मालिक मुझे वापस घर ले जाएगा। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, आज फिर घर वापस जाना पड़ेगा। घर आने पर बरामदे में फिर सारे जानवर पूछते हैं तो कल की तरह वो फिर बड़ाई मारता है। वही यार, आज फिर मूड नहीं हुआ। मैंने मालिक को दुलत्ती मारकर दांत तोड़ने की धमकी दी, बस वो मुझे वापस लेकर आ गया। अब तो मालिक मेरे कहने में चलता है। कल से मैं रोज उसे आधे रास्ते में ले जाकर धमकी दूंगा और वापस आ जाया करूंगा। वाह यार, तुम्हारे तो मजे हैं। और सचमुच गधे के मजे हो जाते हैं। उसे ये बढ़िया आइडिया मिल गया था। वो रोज नदी के पुल पर जाते ही पैर फिसलने के बहाने नदी में गिरता तो उसके ऊपर रखा नमक पिघल जाता। मालिक नदी में कूदकर उसे बचाता और वापस घर लौटाता। एक दिन घर आकर मालिक देखता है कि गाय, बकरी, कुत्ता गधे की सेवा में लगे हैं। ये लो गधे भैया, रस भरा चारा खाओ। खाने के बाद पानी पीना गधे भैया। रख दो। क्या बात है, आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो मेरी। चलो, यही तो मैं चाहता था। सेवा तो करनी ही पड़ेगी गधे भाई। अरे जब आपकी दुलत्ती की धमकी से मालिक जैसे इंसान डर गया तो हम क्या चीज हैं? क्यों बकरी? जी गाय बहन। ओह, इसका मतलब ये आलसी गधा जानबूझकर नदी में गिरता है। इसकी चालाकी समझ गया मैं। काम ना करना पड़े इसलिए नदी में गिरकर नमक पिघला देता है और मुझे वापस आना पड़ता है। ठीक है बे गधे, कल तुझे मजा चखाता हूँ। और दूसरे दिन मालिक बड़ी ही चालाकी से नमक के बजाय चूने की बोरी उसके ऊपर लाद देता है। पुल पर पहुंचते ही जैसे ही गिरने के बहाने गधा नदी में कूदता है, बोरी पानी में भीगते ही चूना जलने लगता है और उसकी पूरी पीठ पर आग सी लगती है। अरे ये बचाने क्यों नहीं आ रहा? अब क्या मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी? और फिर चीखता हुआ किनारे की तरफ भागता है। किनारे पहुंचते ही मालिक उसे पकड़कर घर ले आता है। क्या बात है गधे भाई, आज तुम बड़ी जल्दी शहर जाकर आ गए। अरे गाय बहन,
शहर तो मैं गया ही नहीं। फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बकरी बहन, आज मैं नदी के पुल से पानी में गिरा तो मेरी पीठ जलने लगी। रोज गिरता था तो ऐसा नहीं होता था, आज पता नहीं कैसे जलने लगा। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर दूसरे दिन भी जब गधा फिसलने के बहाने नदी में कूदता है तो आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही जलती है। वो दर्द से चीखता है। आलसी गधे, मैं समझ गया हूँ तेरी चाल। आज तेरी पीठ पर सिर्फ चूना ही रखा था। गधा दर्द से चीखता हुआ बाहर आता है। उसके किनारे आते ही मालिक आकर उसे कान से पकड़ता है। कब तक वापस घर जाएंगे? बारिश तो 4 महीने रहेगी। 4 महीने तक फिसलता रहेगा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल, आज शहर जाकर ही आते हैं। और उस दिन मालिक पूरे दिन गधे को शहर में घुमा घुमा कर इतने दिनों के आराम का बदला ले लेता है। गधा भी सोचता है, बाप रे, अगर आज थोड़ी देर और आलस करके पानी में रहता तो मैं मर ही जाता। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, इंसान हो या जानवर, उसे आलसी नहीं होना चाहिए, वरना आलस की वजह से वो पानी में ही नहीं शमशान में भी जल सकता है।